तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। संविधान के अति महत्वपूर्ण 100 अनुच्छेद को हम कवर करने वाले हैं। टॉप 100 आर्टिकल्स को हम कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम की हर शिफ्ट में कम से कम 2 से 3 प्रश्न आर्टिकल्स या उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभी तक एमपीएसबी एप्टेक ने मार्च 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आपके एग्जाम में बार बार पूछे हैं, आज हम उसको यहाँ पर कवर करेंगे और उनके बारे में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो देखने के लिए ये आपको 100 एमसीक्यू लग रहे हैं, लेकिन फैक्ट सहित ये लगभग 200 से 250 एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं टॉप 100 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक के टॉप 100 एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम इंग्लिश कवर कर चुके हैं, हिंदी का जो है पर्यायवाची कवर कर चुके हैं और साइंस के भी कुछ टॉपिक को कवर कर चुके हैं। एमपीजीके के 4 से 5 महत्वपूर्ण टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। तो वो आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने सेट नंबर 1, जिसमें हम कवर करेंगे आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक के सभी प्रश्नों को। उसके बाद में सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, इस तरह से सेट चलाएंगे। 5 सेट करेंगे। 5 सेट के बाद में बाकी के जो लास्ट में जो 50 प्रश्न होंगे वो मिक्स होंगे और हाई लेवल के प्रश्न आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? यह भी आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा, एमपी एसआई प्री में भी पूछा था और आपके एमपी आबकारी में भी पूछा था। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सब लोग समान है, ऐसा बोलता है। 4 आर्टिकल्स के नाम जो है आपको सामने दिए गए हैं। सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जो आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 है, वो विधि के समक्ष समता या फिर समानता की बात करता है। देखिए, अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह राज्य की जिम्मेदारी है। यहाँ पर राज्य का अर्थ है देश। ठीक है, देश मतलब हमारा भारत देश। ठीक है, तो राज्य की यह जिम्मेदारी है कि सभी नागरिकों को समान रूप से जो है कानून की सुविधा उपलब्ध कराएगा। कानून के सामने सब लोग समान हैं, ऐसा आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कहता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। किस अनुच्छेद के तहत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपको यह बताता है कि आप इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, 15, 16, 17 या फिर 19, कौन सा आर्टिकल है? सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि भैया इन 5 चीजों के आधार पर, जैसे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 15 राज्य को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म आधार पर इनमें से किसी के भी आधार पर नागरिकों के साथ में भेदभाव करने से रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी एमपीएसआई प्री का रिजल्ट आया है, इसके साथ साथ में एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स में से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आए हैं, जिसको पढ़ करके बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन हुए हैं, फाइनल सिलेक्शन हुए हैं। आपको लास्ट में हम उनका स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। इसलिए हमने एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपीएसबी एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार जो है तैयार किए हैं। इन नोट्स में आपको जीके, जीएस, एमपीजीके, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, टॉप 100 की पूरी सीरीज की पीडीएफ और जो मॉक टेस्ट करवा रखी हैं वो मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मात्र 189 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे के सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में अस्पताल सहायक की वैकेंसी आई, आप सबको पता है।
1200 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। इसके लिए सभी सब्जेक्ट के हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 128 रुपए में आपके लिए उपलब्ध हैं, जिसमें आपको आगे मतलब इसी वाले नोट्स में आपको सभी के कंप्लीट थ्योरी मिलेगी और बढ़िया से आप सिलेबस सामने रख लेना और एक एक चैप्टर मिला लेना, आपको वो सारे चैप्टर मिलेंगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर मत करना क्योंकि इसका बहुत डिटेल में सिलेबस है और इसका थोड़ा सा शॉर्ट सिलेबस है ना। इसमें क्या है कि मान लीजिए हिंदी के 3-4 ग्रामर में 4-5 ही टॉपिक दिए गए, जैसे संधि समास अलंकार हो गया, ठीक है ना, और लोकोक्तियां मुहावरे हो गई, तो वो जो भी आपके सिलेबस में दिया गया वही आपको यहाँ पर दिया जाएगा मात्र 128 रुपए में। इसके अलावा इसके अंदर जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी आपको इसके अंदर भी टॉप 100 MCQ भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी ग्रुप में मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी आप मात्र 128 रुपए पे करके प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा, जैसा हमने आपको बताया है। इसका नोट्स लेने के बाद में आपको अस्पताल सहायक के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे के प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और टॉप 100 सीरीज मिलती रहेगी। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट में आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा देंगे कि किस तरह से ये नोट्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 3 है अस्पष्टता का उन्मूलन। अस्पष्टता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में अस्पष्टता का उन्मूलन की बात की गई है? ये भी आपका छुआछूत को अंत करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत करता है, कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। तो ये आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 से 3 शिफ्ट में तो ये पूछ ही लेते हैं, भाई अस्पष्टता का अंत कौन सा आर्टिकल करता है? अनुच्छेद 17 करता है। देखिए, तो अनुच्छेद 17 अस्पष्टता को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके अभ्यास को दंडनीय अपराध घोषित करता है कि अगर कोई भी अस्पष्टता या छुआछूत करता है तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 17 कहता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 ये रहा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? अब ये मत कहना सर एक से मतलब कि मौलिक अधिकार से क्यों शुरुआत की है। देखो आपके एग्जाम में मौलिक अधिकार से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर शुरुआत से प्रश्न आएगा तो केवल ये पूछेगा कि बताइए जो है पाकिस्तान से भारत आने वाले का वर्णन किस में किया है, या भारत से पाकिस्तान जाने वाले का वर्णन किस में किया है, या नागरिकता का वर्णन किस में किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको लास्ट में मिल जाएंगी। जो लास्ट के 50 प्रश्न होंगे उन सब में मिल जाएगा। अभी हम जो सेट कवर कर रहे हैं इसमें वहाँ से प्रश्न कवर कर रहे हैं जहाँ से ज़्यादातर पूछे हैं। ठीक है, तो 5 सेट पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद लास्ट के 50 प्रश्न आपको वो पूरा डिटेल वाला मिल जाएगा। बताइए, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 स्वतंत्रताएं हमको सरकार ने दी हैं आर्टिकल 19 में। अभी MPSI प्री में ये पूछा गया था। देखिए, तो मूल रूप से ये स्वतंत्रताएं 7 थी। पहले ये 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी हमको, लेकिन फिर क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब 6 स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी हैं वो? तो भाषण, सभा, संघ, संचलन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये हमको 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। देखो हुआ क्या था, आपको फिर अब समझा रहे तो डिटेल में ही समझा देते हैं। ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार होता था ना, इसको क्यों हटाया गया? भाई हुआ क्या कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भाई भारत में रोड वगैरह बनना शुरू हुई, रोड हाईवे वगैरह बनना शुरू हुआ। अब मान लीजिए हाईवे तो हमेशा सीधा ही जाता है, बीच में किसी का घर पड़ रहा है, हाईवे यहाँ से निकल रहा है, अब वो घर वाला कह रहा है नहीं भैया हमारा मौलिक अधिकार है, हम नहीं हटाएंगे अपने घर को, तो ये काम यहीं पर ठप हो जा रहा था। तो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी ना, इसको मनाने में ही बरसों लग जाते थे। तो ऐसे में सरकार ने कहा एक काम करो, ये हो क्यों रहा है, इसी वजह से थोड़ा कि हमारा मूल अधिकार है और मूल अधिकार का कोई हनन करेगा, आर्टिकल 32 से हम सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो वहीं पर वो काम रुक जा रहा था, या फिर जो हाईवे बन रहे थे उनको टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ रहा था। अगर हाईवे टेढ़े मेढ़े हो रहे तो फिर हाईवे का मतलब ही क्या है ना। इसलिए फिर क्या किया गया, ये जो आपकी एक और स्वतंत्रता थी, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो था, इसको हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया है और आर्टिकल 300A में डाल दिया है। अब ये आपका कानूनी अधिकार है, मतलब कोई आपको जबरदस्ती वहां से हटा नहीं सकता है। लेकिन अगर देश हित में कोई कार्य किया जा रहा है तो आपको वहां से हटाया जाएगा और आपको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो कानूनी अधिकार में क्या होता है, मुआवजा दिया जाता है। जैसे कि हाईवे निकल रहा है, किसी का घर आ गया, किसी का खेत आ गया, तो लोग खुश होते हैं भैया हमारे खेत में से हाईवे निकल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो हाईवे बनाने के लिए जो पैसा दिया जाता है ना, किसी की संपत्ति का अधिग्रहण जब किया जाता है तो जो वर्तमान रेट चल रही है उससे 27 गुना तक पैसा मिलता है। मान लीजिए आपका यहाँ पर छोटा सा खेत फंस गया है और वो 1 लाख रुपए का है, लेकिन सरकार आपको 27 लाख रुपए देती है इस खेत को देने के लिए। तो लोग खुश हो जाते हैं कि कहीं से कहीं मेरा घर हाईवे में आ जाए। अब नोएडा वाले अमीर कैसे हो गए? नोएडा में यही हुआ है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां नोएडा में आई, बड़े बड़े हाईवेज निकले, तो वहाँ के लोग अमीर हो गए और आराम से जो है फूक करके और मजे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा सिस्टम बन जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो आर्टिकल मतलब कि इसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई थी, उसमें जो 7वीं स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया गया। अच्छा, कंफ्यूजन होता है 42वें अनुच्छेद मतलब
संविधान संशोधन में और 44वें संविधान संशोधन में। तो ये जो संशोधन किया गया था ना, ये 44वां संविधान संशोधन था। अब इसकी डेट में कन्फ्यूजन होता है। तो देखो, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, वो 1976 में हुआ था, 1976 में। अब कैसे याद रखेंगे? तो 42 के बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो। 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। 4 और 2 6 होता है, तो इसके लास्ट में 6 मिल जाएगा। 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है, तो इसके लास्ट में आपको 1978 लास्ट में आपको 8 मिल जाएगा। तो ये कंफ्यूजन भी आपका यहाँ पर दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारी बातें समझ में आ गई। भले ही हम एक क्वेश्चन पर मान लीजिए 2 मिनट रुके हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मिल गए हैं मेरे भाई। चलो 5वां नंबर देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद का विषय है? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है आपको? तो ये आर्टिकल 21 जो है, अनुच्छेद 21 जो है, वो हमको ये स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। ऐसे ही आप किसी को इस प्रक्रिया से वंचित नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 21A, आर्टिकल 21A। यहाँ पर देख सकते हैं, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। देखो, जो भी चीज़ें बाद में जोड़ी गई होंगी उनके साथ में ए या फिर बी या ABC कुछ ऐसा जुड़ा होगा, है ना। तो जो चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं वो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो जो आर्टिकल 21A है, जो ये कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को राज्य ये प्रयास करेगा, प्रयास का ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उनको शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जुड़ा है। इसकी डेट और इसका संविधान संशोधन भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी भी व्यक्ति को ना तो बाध्य कर सकता है और ना वो जो धर्म मान रहा है उसको मानने के लिए रोक सकता है। ऐसा हमारा संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है। देखिए, अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार देता है। लेकिन ध्यान रखना, ये देश हित जो है वो सर्वोपरि है। अगर कोई भी ऐसा मतलब कि प्रकरण होता है जहां पर इसका गलत उपयोग किया जा रहा है, यानी आतंकवाद फैलाने में इसका उपयोग किया जा रहा है, तो वहां पर जो है एक्शन लिया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 32, और इसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। इसके तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। 9 नंबर देखिए, ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस आर्टिकल में दिया गया है? किस आर्टिकल के अनुसार ग्राम पंचायतों का संगठन कर सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, और अनुच्छेद 40। इसे गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे कि गांवों का उत्थान होता रहे। तो यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायतों के गठन की बात करता है। ये कहते हैं कि पंचायतों का गठन जरूर होना चाहिए। 10 नंबर देखिए, समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। यूसीसी कोड की बात की गई है। अब देखो, अभी हाल ही में यूसीसी को लागू करने वाला जो दूसरा राज्य है वो कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखना, दूसरा राज्य गुजरात बन गया। कौन बन गया? गुजरात। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य जिसने यूसीसी लागू किया था वो कौन था? उत्तराखंड था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से दोनों में से एक प्रश्न आपको 101% करंट अफेयर के रूप में एग्जाम में मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक है, और परेशान नहीं होना, करंट अफेयर की हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। वैसे लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर हमने आपको दी है। जिन लोगों ने नोट्स लिया है उन नोट्स में लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर दी गई हैं, लेकिन बाकी के जो मंथ है ना, इसके अलावा ये आपका जो अभी के 3 मंथ रह गए हैं, उन 3 मंथ की भी करंट अफेयर हम आपको देने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, आर्टिकल 44 हो जाएगा। यह पूरे भारत में नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून की वकालत करता है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? देखो, अभी किसी ने पैसा भेजा ना,
तो अभी ऐसे में क्या होता है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसे में अगर कोई भेजता है तो थोड़ा सा उसको इंतजार करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए। जैसे ही हम ऑनलाइन आते हैं, देख लो कि लास्ट सीन कब हुआ है सर का, लास्ट सीन कब हुआ है, वो लास्ट सीन के अकॉर्डिंग देखा करो। अगर हम ऑनलाइन आएंगे तो जैसे ही आपका हमको मैसेज दिखेगा हम तुरंत आपको नोट्स भेज देंगे, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। पैसे भेजने के बाद थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए, निवेदन है आपसे। अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। देखो मूल रूप से ये कितने थे, मूल रूप से 10 ही थे, लेकिन 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा का अवसर प्रदान करना। और इसी को आप अभी कुछ ध्यान आ रहा है, यही तो 66वें संविधान संशोधन द्वारा हमने मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा था, आर्टिकल 21A में, और यही हमने मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ा है कि भाई तुम्हारा मौलिक कर्तव्य भी होगा कि तुम शिक्षा का अवसर दो, और ये हमारा मौलिक अधिकार भी होगा कि हमको शिक्षा का अवसर मिले। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सेट 1 यहां पर कंप्लीट होता है। अब सेट 2 में हम देखेंगे कार्यपालिका और विधायिका, जो कि आपका अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के 151 तक चलेगा। ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले अभी जिसने पैसा भेजा उसको नोट्स भेज देते हैं ना, नहीं तो फालतू में परेशान होता रहेगा, धक धक होती रहती, पैसे भेज दिए नोट्स नहीं आए, पैसे भेज दिए नोट्स नहीं आए। तो 1 मिनट का समय दीजिए हमें, देखिए 1 मिनट में, है ना। चलिए नोट्स भेज दिए भैया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, आप थोड़ा सा स्पीड तेज करेंगे, है ना। भारत के राष्ट्रपति का पद का प्रावधान जो है कौन से आर्टिकल में दिए गए, कौन सा आर्टिकल बताता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया गया है। अनुच्छेद 52 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है? भाई राष्ट्रपति क्षमादान करता है, राष्ट्रपति जो है वो मृत्यु को भी क्षमादान कर सकता है, जबकि राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल मृत्यु को मतलब लघुकरण कर सकता है, क्षमादान नहीं कर सकता, है ना। तो ध्यान रखना है कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया कि भाई राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान करेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो देखो राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा, कम या स्थगित करने का जो है अधिकार प्राप्त है, जबकि राज्यपाल क्या कर सकता है, मौत की सजा को नहीं हटा सकता, है ना। बाकी सारी सजा को वो कम कर सकता है, लेकिन मौत की सजा को नहीं कर सकता, उसके लिए राष्ट्रपति के पास में ही जाना पड़ेगा। ठीक है 14 नंबर देखते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अनुसार होती है? तो भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है। तो महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, सबसे बड़ा जो कानूनी अधिकारी होता है भारत सरकार का वो कौन होता है, महान्यायवादी होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये प्रश्न भी बहुत पूछा गया था उसमें पुलिस कांस्टेबल में, बार बार रिपीट हुआ था ये प्रश्न कि ये बताइए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्तियां, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसकी नियुक्ति कौन करता है। चलिए 15 नंबर देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। कहते हैं भाई इमरजेंसी पड़ी है, इमरजेंसी पड़ी है, 108 नंबर डायल कर दो। तो इमरजेंसी पड़ेगी राज्य और जो है केंद्र के बीच में, तभी तो ये आपका जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो आर्टिकल 108 जो है सही हो जाएगा। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन ध्यान रखना इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। आहूत कौन करता है, आहूत करता है बुलाना, तो आहूत कौन करता है, आहूत करेगा राष्ट्रपति, अध्यक्ष कौन रहेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ये दोनों में मतलब डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने, धन विधेयक मनी बिल की परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी गई है? सही आंसर आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला देखिए, धन विधेयक के संबंध में केवल लोकसभा को ही विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक जब पारित होगा लोकसभा में आएगा और इस पर कार्य करने का अधिकार केवल लोकसभा को विशेष शक्तियां दी गई हैं। भाई राज्यसभा के पास में शक्तियां हैं, इसको स्थगित कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन जो विशेष पावर है वो किसके पास में है, लोकसभा के पास में है। आगे बढ़ते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसे हम बजट कहते हैं, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया है। संविधान में बजट शब्द नहीं है, इसकी जगह अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 18 नंबर देखिए,
18 नंबर कह रहा है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वहीं इसका जस्ट उल्टा 213, 123 को 213 213 कर दो तो 213 में कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 213 के अनुसार, राष्ट्रपति जारी करेगा अनुच्छेद 123 के अनुसार। साथ साथ में राज्यपाल को भी निपटा लिया अपन ने, ठीक है। देखिए, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति तत्काल कानून बनाने के लिए यह अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास में शक्ति होती है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन और संरचना का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? गठन और संरचना, ये सर्वोच्च न्यायालय कैसे बनेगा, कौन कौन इसमें रहेगा, इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? सही आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 124 में। अनुच्छेद 124 में इसके गठन और संरचना के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 124 भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होने की बात का प्रावधान करता है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ऐसा आर्टिकल 124 कहता है। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति करते हैं। तो CAG भारत की संचित निधि से होने वाले खर्चों का लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिट करता है कि संचित निधि से जो भी खर्चा हुआ है वो कहां पर हुआ है भैया। तो इसकी ऑडिटिंग का काम कौन करता है? ऑडिटर कहता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको हम कहते हैं, जो कि आर्टिकल 148 के अनुसार इसका वर्णन करता है। चलो सेट नंबर 3 पर चलते हैं। सेट नंबर 3 राज्य सरकार और न्यायपालिका के बारे में बताएगा, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक के प्रश्न जो महत्वपूर्ण होंगे उनको कवर करेंगे। ध्यान रखना ये टॉप 50 प्रश्न हैं, फिर लास्ट में और 50 प्रश्न रहेंगे जो मिक्स रहेंगे और थोड़े से कठिन लेवल के रहेंगे। चलिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्यपाल के लिए, मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होने की अनुशंसा करता है। अनुच्छेद 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? कि भाई राज्यपाल जो है ना वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 164। आर्टिकल 164 में ऐसा कहा गया है कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल जो है ना वो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बहुमत दल का जो भी नेता होगा विधानसभा में, जिसको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त होंगे और उसका जो नेता होगा वो कौन बनेगा? मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए इसी बात पे कमेंट कर दीजिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से, इससे सरल प्रश्न नहीं आएगा भैया आपके एग्जाम में। बता दीजिए वर्तमान में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है भैया? तो 164 याद रखना, 164 के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। सबका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना? सबका कमेंट पढ़ते हैं, सबके कमेंट को लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। बस सॉरी, शेयर नहीं, मतलब जो है रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है? तो जरूर कमेंट किया कीजिए और आप लोग भी जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए कौन से अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है? जैसे वहां पर आर्टिकल 76 में बात की गई थी महान्यायवादी की, वैसे यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता होता है। कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है? सही आंसर हो जाएगा 165। आर्टिकल 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्य में कौन होगा? महाधिवक्ता होता है। 24 नंबर देखेंगे, देखिए 24 नंबर, राज्यों में विधान परिषदों के सृजन या उत्साधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइए राज्यों में विधान परिषदों के सृजन या उत्साधन यानी कि विधान परिषद का सृजन किया जाएगा, विधान परिषद को समाप्त किया जाएगा, कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है? सही आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 169 169। संसद किसी राज्य की विधानसभा के प्रस्ताव पर, भाई राज्य को बोलना पड़ेगा कि हमारी विधानसभा में विधान परिषद की आवश्यकता है, तो किसी भी राज्य की विधानसभा के प्रस्ताव पर विधान परिषद को बना सकता है या जिसमें है उसको खत्म भी कर सकता है अगर वो राज्य अनुशंसा करेगा तो वर्तमान में 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है? मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। 25 नंबर देखिए, ये रहा आपके सामने, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? तो अभी बताया था 1, 2, 3 से कौन करेगा? राष्ट्रपति। उल्टा कर दो, 2, 1, 3 से कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है? चलिए देखिए, तो जिस प्रकार राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश लाता है, राज्यपाल 213 के तहत राज्य की सूची के विषयों पर अध्यादेश ला सकता है, यानी कि कानून बना सकता है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है? सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 के अनुसार, ठीक है?
अनुच्छेद 226 यह पावर देता है कि हाईकोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी करने की पावर प्रदान करता है। अच्छा, एक बात और है, ये जो है ना, जो रिट जारी करने की जो शक्ति है, इसमें हाईकोर्ट के पास में ज़्यादा शक्तियां हैं। हाईकोर्ट के पास में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर है रिट जारी करने के मामले में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेट नंबर 4 देखते हैं। सेट नंबर 4 में हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंध और वित्त के बारे में, जो आर्टिकल 245 से 300 तक चलने वाला है। बताइए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? कौन सा आर्टिकल पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? आंसर आपका ऑप्शन ए 243 हो जाएगा। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायतों की संरचना, शक्तियों और चुनाव का वर्णन है। और ये कब ऐड किया गया था? भाई, कोई भी चीज़ अगर ऐड की जाएगी, किसी में एक्स्ट्रा चीज़ लगी हुई, समझ लो ये बाद में ऐड की गई है किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति इसके लिए बनी थी, त्रिस्तरीय समिति थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने जो है मांग की थी। साथ ही साथ में अशोक मेहता समिति का भी संबंध किससे? पंचायती राज से है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 28 देखिए, 28 कह रहा है अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होंगी, यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? सीधे आंसर की बात करेंगे और सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद आर्टिकल 248 में कहा गया है। तो देखिए, तो वे विषय जो किसी भी सूची यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती में भी नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 29 नंबर देखिए, अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? कि भाई, नदियों को लेकर के कोई विवाद होता है, उसका अनुच्छेद मतलब उसका निपटारा कैसे करेंगे? तो ये अनुच्छेद 262 में बताया गया है। और कौन करेगा वो देख लेते हैं। तो यह संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जल वितरण विवादों के न्याय और निर्णय के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, यानी कि संसद बनाएगी। अभी आपने देखा हो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इनके बीच में कावेरी जल विवाद चलता रहता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बीच में चलता रहता है। मतलब जो नदियों के पानी को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद होते हैं, तो इसका निपटारा कौन करेगा? तो संसद करेगी। कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है? आर्टिकल 262 कहता है। ये कई बार पूछा गया है, तो जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उन पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। 30 नंबर देखिए, वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। भाई, पैसा कैसे वितरित किया जाएगा उसकी सिफारिश कौन करेगा? तो वित्त आयोग करेगा, आर्टिकल 280 के अनुसार। 31 में देख लीजिए, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में एक कानूनी अधिकार है? तो अभी हमने आपको बताया था आर्टिकल 300 ए। आर्टिकल 300 ए जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको शामिल किया गया था। देखिए, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया था। अब सेट नंबर 5 में लोक सेवाओं के बारे में देखेंगे। लोक सेवा और आयोग, अनुच्छेद 301 से 342 तक जो चलता है। देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के जो है मतलब सृजन की, बनाने की बात की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में बात की गई है। देखिए, राज्य को 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा IAS IPS बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो नई अखिल भारतीय सेवा कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और कितने? 2/3 बहुमत से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 33 नंबर, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग UPSC SPSC का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यूपीएससी जैसा आप जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। एसपीएससी का अर्थ है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 315 में। तो अनुच्छेद 315 केंद्र के लिए यूपीएससी और राज्यों के लिए एसपीएससी के गठन की बात करती है। और 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में मिलकर के जेपीएससी भी बना सकते हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं। जैसा उत्तराखंड का नया निर्माण हुआ था तो उत्तराखंड पीएससी अलग से नहीं आती थी, यूपी पीसीएस के साथ में ही उत्तराखंड पीएससी भी हुआ करती थी, बाद में फिर अलग अलग आने लगी है। ठीक है, 34 नंबर देखिए, निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। अब देख लीजिए यहाँ पर अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक आयोग की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 324 कहता है भाई चुनाव करवाना है तो तुम्हें एक आयोग बनाना पड़ेगा, और इस आयोग का काम क्या रहेगा? निर्देशन रहेगा, अधीक्षण रहेगा और नियंत्रण भी यही आयोग करेगा चुनावों के। आगे बढ़ते हैं
और जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है, तो वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। और बाकी के सारे जो चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है, तो वो करवाता है अनुच्छेद 324 के आर्टिकल के अनुसार निर्वाचन आयोग। वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होते हैं, तो ये भी आपका जो है कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 326। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष का है उसे मतदान का अधिकार है, वो अपने मत का दान कर सकता है, यानी कि वोटिंग कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 326 कहता है। लेकिन वयस्क मताधिकार की बात करता है, वयस्क मताधिकार क्या है, 18 से ऊपर 18+ वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर एससी, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा 338 में। अनुच्छेद 338 एससी के लिए और 338 ए जो है वो एसटी के लिए आयोग का प्रावधान करता है कि इनके लिए एक अलग से आयोग बनाया जाएगा। चलिए, सेट नंबर 6 राजभाषा और आपातकाल की बात करता है, जो आर्टिकल 343 से 360 तक रहेगा। चलिए देख लेते हैं, यह आपके हिंदी में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हिंदी में यहाँ से संघ की राजभाषा से प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, तो देखो, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 343(1) हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है। 38 नंबर देखेंगे, 38 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। सही आंसर 352 हो जाएगा। 352 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। कैसे, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। 39 नंबर देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के अनुसार लगेगा। तो अभी हमने बात की थी किसकी, जो है आपातकाल की, जो 352 से लग रहा था। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की, तो जो राष्ट्रपति शासन लगेगा वो आर्टिकल 356 से लगेगा। यदि राज्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन राज्यपाल को बोलना पड़ेगा कि हमारे राज्य में ऐसी सिस्टम हो गया है, इस हमारी सरकार चल ही नहीं पा रही है, तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 40 नंबर देखिए, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया, तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसका प्रयोग अभी तक भारतीय इतिहास में कभी भी नहीं किया गया, भगवान न करे आगे कभी करने की आवश्यकता पड़े। वित्तीय आपातकाल का क्या अर्थ है, वित्तीय आपातकाल का अर्थ है कि जब देश में पैसे की कमी हो जाए, ठीक है, पैसे की कमी हो जाए तो वित्तीय आपातकाल लगता है, जो कि आर्टिकल 360 में जिसका वर्णन किया गया है। और अभी तक वित्तीय आपातकाल का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जा पाया है। ठीक है, और किया भी न जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलिए, सेट नंबर 7 देखते हैं। सेट नंबर 7 क्या है, वित्तीय आपातकाल लगने पर क्या होगा कि जो सरकारी कर्मचारी है ना, उनकी भी सैलरी कट हो जाएगी। ठीक है, 10% 20% सैलरी कट हो जाएगी। ठीक है, जब वित्तीय आपातकाल लागू होगा तो संसद। अब यहाँ पर हम बात करेंगे विविध और संशोधन की, जो आर्टिकल 361 से लेकर के 395 की बात करने वाले हैं हम। देखिए, तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन से आर्टिकल के अनुसार दी गई है, तो आर्टिकल 368 यह शक्ति देता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 368 संशोधन की प्रक्रिया बताता है। इसके तहत 2 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं, एक तो विशेष बहुमत से और एक राज्यों की सहमति से। 42 नंबर देखेंगे, 42 नंबर क्या कह रहा है, अनुच्छेद 371 ए में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है, तो आर्टिकल 371 ए किसके बारे में बताता है, नागालैंड के बारे में बताता है। 371 ए नागालैंड के सामाजिक रीति रिवाजों और भूमि के अधिकारों की सुरक्षा करता है। चलिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, तो ये बात की गई है आर्टिकल 330 में, अनुच्छेद 30 में एससी और एसटी के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। तो अनुच्छेद 330 लोकसभा में और 332 राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान करता है। अगर लोकसभा के बारे में बात की जाए कौन सा आर्टिकल है, तो 330 बताएंगे। अगर राज्यों में बात की जाए तो कौन सा आर्टिकल है, तो विधानसभा में आर्टिकल 332 है। पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया था, तो यह दिया गया था 338 बी के अनुसार। ठीक है, तो एनसीबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 338 बी के अनुसार कार्य करता है। इसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। 45 नंबर देखिए, अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन बी न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल 13 करता है। देखिए, यह घोषणा करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी कानून कभी जो है ना वो शून्य माना जाएगा। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो जो भी जो कानून बना हुआ है वो शून्य हो जाएगा, उसको जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए सेट नंबर 8 देखते हैं। सेट नंबर 8 में हम आर्टिकल
अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक जितने भी मिश्रित प्रश्न बन सकते हैं और उच्च स्तरीय का मतलब है कि थोड़े से कठिन लेवल के जो प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान ये कौन से आर्टिकल में किया गया है? चलिए सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A में बात की गई है। समान न्याय और कानूनी सहायता की राज्य व्यवस्था करेगा कि कानूनी सहायता उसको मिल सके, उसके लिए वकील की व्यवस्था भी राज्य करेगा। 39A में बोला गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाज के गरीब वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था। 46 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 41 में, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसको काम मिले, यानी कि वो रोजगार कर सके। अब रोजगार ही तो नहीं मिल रहा है, नहीं तो काहे तैयारी करते होते हैं ना। तो ऐसा भी नहीं है कि सबको रोजगार दे देंगे भाई, जो कैपेबल होगा, जो सही होगा उसको मिलेगा। तो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल 41 में है। तो यह बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी की स्थिति में राज्य से सहायता पाने का अधिकार प्रदान करता है। 48 देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी कौन से आर्टिकल में दी गई है? ये बहुत पूछा जाता है। कर्मकारों की भागीदारी कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 43A में। यह भी 42वें संविधान संशोधन का हिस्सा है। 43B जो है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, तो कर्मकारों की भागीदारी आर्टिकल 43A में है और सहकारी समितियां आर्टिकल 43B में है। दोनों आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 देखते हैं। पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा का कर्तव्य कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे? ये दिया गया है आर्टिकल 48A में। तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलो 50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ये भी अनुच्छेद 50 में दिया गया है और ये सुनिश्चित करता है कि भाई लोक सेवाओं में न्यायिक शक्तियां कार्यपालिका के पास ना हो। आगे बढ़ते हैं, 51 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना कौन से अनुच्छेद का लक्ष्य है? तो ये है अनुच्छेद 51 का लक्ष्य, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देती है और वे भारत की विदेश नीति का आधार है। भारत की जो विदेश नीति बनती है ना, वो इसी आधार पर बनती है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 51 के अनुसार। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन का अर्थ है कि अपने आप बन जाता है, उसका कोई इलेक्शन नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। तो ये अनुच्छेद 64 और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है हमेशा। आगे बढ़िए, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं? ये बताए गए हैं अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा कि भाई अब मंत्रिपरिषद ये निर्णय लेने वाली है, आपको बता दे रहे हैं। अब मंत्रिपरिषद ऐसा करने वाली है, आपको बता दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और अनुच्छेद 78 के अनुसार वह यह बात बताएगा राष्ट्रपति को। राज्यसभा की संरचना कौन से आर्टिकल में वर्णित है? कौन से आर्टिकल में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? ये बताया गया आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 राज्यसभा उच्च सदन की संरचना बताता है, जबकि जो 81 है वो लोकसभा की संरचना बताता है। दोनों ध्यान रखना है आपको। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन ऐसा कौन से आर्टिकल में होगा कि जब जनगणना हो जाएगी तो भाई अगर जनसंख्या ज़्यादा हो रही, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ की लोकसभा सीटों को बढ़ाया जाएगा, विधानसभा सीटों को बढ़ाया जाएगा, ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? तो पुनः समायोजन का बात कौन करता है? आर्टिकल 82 करता है। इसके तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। ये परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 के तहत गठित किया जाएगा। ध्यान रखना, ये बहुत चर्चा में रहा है अभी। ठीक है, 56 नंबर, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं? अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं। देखिए, यह सांसदों को सदन में बोलने की आज़ादी और कुछ कानूनी गिरफ्तारियों से छूट प्रदान करता है। आगे बढ़िए, 57 नंबर, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 143। 143 ये कहता है कि कोई भी समस्या अगर आती है तो जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है कानूनी मुद्दों पर। अगला, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 163। अनुच्छेद 163 कहता है भैया राज्यपाल को अगर समस्या है तो वो मंत्रिपरिषद से, राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ करके अन्य कार्यों में मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करता है। 59 नंबर देखिए, राज्य का विधानमंडल सचिवालय कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि भाई प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होगा, विधानमंडल होगा, ऐसा वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 187। प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय और कर्मचारी वृंद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 60 नंबर देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की बात कर रहा है। सही आंसर ऑप्शन बी, 217। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 217 में ऐसा बताया गया है।
चलिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात है, ये आपका अनुच्छेद 231 करेगा। तो संसद कानून बना करके पंजाब हरियाणा जैसे साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय बना सकती है। आर्टिकल 231 ऐसा बोलता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि जिला में जो जिला न्यायालय होंगे वहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी? तो ये आर्टिकल 233 अनुच्छेद 233 ऐसा कहता है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो जिला वालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। संघ क्षेत्रों यूटीज के लिए प्रशासन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है कि संघ क्षेत्रों में भी भाई प्रशासन कैसे किया जाएगा? कौन सा आर्टिकल बताएगा? तो ये बताएगा आपका आर्टिकल 239। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या फिर उपराज्यपाल के माध्यम से चलाया जाएगा और ऐसा आर्टिकल 239 कहता है। आगे बढ़िए, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 239 ए के पार्ट ए में। तो 239 डबल ए में दिल्ली के संबंध में जो विशेष उपबंध किए गए हैं वो आर्टिकल 239 डबल ए में बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और इसे कैसे जोड़ा गया था? तो आर्टिकल मतलब कि इसे 69वें संविधान संशोधन, भाई डबल ए लिखा है ना, तो ये बाद में जोड़ा गया होगा। तो इसे 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा भी प्रदान किया था। पंचायतों में सीटों का आरक्षण एससी एसटी और वुमेन के लिए कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 243 डी में। आर्टिकल 243 डी में पंचायतों में सीटों के आरक्षण की बात की गई है। तो यह महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 1/3 सीटों के आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान करता है। अच्छा, आप ये बताइए, बहुत सारे राज्यों में 33% है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर 50% आरक्षण भी दिया जाता है महिलाओं को पंचायतों में। बताइए कौन सा? अपना मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो अपने मध्य प्रदेश में 50% वाला सिस्टम चल रहा है। पंचायतों में 50% सीटों का आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया गया अपने मध्य प्रदेश में। तो एमपी से रिलेटेड है, तो ये बन सकता है प्रश्न, है ना। चलो अगला, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में कानून बनाने की संसद की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है? वह राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र के हित में कानून बना सकते हैं, ये दी गई है आर्टिकल 249 में। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करे तो संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। वैसे राज्य सूची पर कानून केवल राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन अगर संसद कह रही नहीं भैया राष्ट्रहित की आवश्यकता है, ये तो मतलब राष्ट्र के लिए जरूरी है, तो फिर संसद भी बना सकती है, लेकिन 2/3 बहुमत चाहिए रहेगा। 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करना पड़ेगा। 67 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए कानून कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? कि भाई अंतर्राष्ट्रीय करार का मतलब होता है कहीं पर आप वादा करके आ रहे हैं या फिर कहीं पर आप जो है पार्टनरशिप करके आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो बताइए उसको मानना पड़ेगा। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय करारों के बारे में। भारत सरकार द्वारा की गई संधि को लागू करने के लिए संसद पूरे भारत हित कानून बना सकती है। अगला, जैसे बोल रखा है, अभी यूएनओ में बात की गई थी कि प्रत्येक देश के पास में 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। उसके पूरे जितना भी एरिया है उसमें 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। तो अब ये जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहा गया है और भारत ने वादा भी किया है, तो अब संसद ये कानून बनाएगी कि भाई प्रत्येक राज्य में 33% तो होना ही चाहिए। ये सभी राज्यों के लिए लागू हो जाएगा। वर्तमान में कितना है? तो 25.17। पूरे भारत का अगर फॉरेस्ट कवर एरिया की बात करते हैं 25.17% है, ध्यान रखना है। भारत की संचित निधि कौन से आर्टिकल में संचित निधि का वर्णन किया गया है? 266 में किया गया है। 266 में सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व इसी निधि में जमा होता है। जितना भी टैक्स हम जमा करते हैं वो संचित निधि में जाता है। आकस्मिकता निधि जो है इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? ये अनुच्छेद 268 में आकस्मिकता निधि की बात की गई है। यह निधि राष्ट्रपति के पास में होती है, जिसे अप्रत्याशित खर्चों के लिए धन जिससे हम निकाल सकते हैं। कभी बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, ऐसी स्थिति में आकस्मिकता निधि से पैसा निकाला जा सकता है। राष्ट्रपति के पास में इसकी चाबी होती है। जीएसटी काउंसिल वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन कौन से आर्टिकल में किया गया? अनुच्छेद 279 ए में। ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़िए, और ये जीएसटी की बात कैसे की गई थी? आर्टिकल 101 मतलब 101 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। 71, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 301 में। तो यह राज्यों के बीच व्यापारिक बाधाओं को दूर करता है। भाई केरल का व्यक्ति मध्य प्रदेश में आकर के व्यापार कर सकता है, बिहार का व्यक्ति केरल में जाकर के व्यापार कर सकता है, बिहार के व्यक्ति महाराष्ट्र में जा सकता है, ये 301 कहता है, ठीक है। अगला देखिए 72,
लोक सेवकों को संवैधानिक संरक्षण जैसे मनमानी बर्खास्तगी से सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो ये सही हो जाएगा 311। इन पर जो लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक का अर्थ है सरकारी कर्मचारी, तो इनकी कोई ऐसे ही बर्खास्तगी नहीं कर देगा कि मनमानी से बर्खास्त कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। 311 ऐसा कहता है किसी भी लोक सेवक को बिना सुनवाई के अवसर या बिना जांच के बर्खास्त नहीं किया जाएगा। 72 देखिए, प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान अनुच्छेद 323A में किया गया है, ध्यान रखना है आपको। देखिए, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सेवा विवादों को सुलझाने के लिए जोड़ा गया है। पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में की गई है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 के अनुसार है। इसके तहत राष्ट्रपति काका कालेकर और मंडल आयोग जैसे आयोगों का गठन कर सकता है, जिससे कि पिछड़े वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाए। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में की गई है? अल्पसंख्यकों के लिए जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, तो ये की गई है अनुच्छेद 350B में। तो इसे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर प्रश्न के साथ में कम से कम एक फैक्ट तो है ही है, तो इस तरह से 200 प्लस प्रश्न तो आपके यहाँ पर हो ही जाएंगे। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में, हिंदी भाषा के विकास के लिए दिए गए हैं, ठीक है। और ये केंद्र सरकार का कर्तव्य निर्धारित करता है, वह हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करेगा, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगला, जब राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356 लागू हो तो विधायी शक्तियां कौन प्रयोग कर सकता है? कौन विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? इसका प्रयोग संसद कर सकती है जब भी राष्ट्रपति शासन लागू होगा, और अनुच्छेद 357 कहता है ऐसा। अनुच्छेद 357 के अनुसार संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति धारण कर सकती है। जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर के अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद 370 में दिए गए थे, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। बहुत विवाद भी हुआ था, तो ये पूछा जा सकता है इसकी डेट। तो इसे अगस्त 2019 में निष्क्रिय कर दिया गया है, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370। अगला, सिक्किम को विशेष दर्जा कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ये विशेष दर्जा 371F के तहत दिया गया है सिक्किम को, ये ध्यान रखना। कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में आए और हमने ना पढ़ाया, ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, है ना। तो ये पूरा टॉप 100 मतलब टॉप 100 ही हो गया। चलिए, इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम के संबंध में विशेष प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो मिजोरम के बारे में बताया गया कौन से आर्टिकल में? 371G में बताया गया मिजोरम के बारे में। यह मिजो लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करता है। 81, पदवियों का अंत यानी कि एबॉलिश ऑफ टाइटल्स कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? कौन से अनुच्छेद में जो उपाधियों का अंत या फिर पदवियों का अंत किया गया है? अनुच्छेद 18 में। आगे बढ़िए। राज्य, सैन्य या शैक्षणिक विशेषता, अब ये ध्यान रखना कौन कौन से छोड़ते हैं। तो राज्य, सैन्य या शैक्षणिक, कोई भी भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी शैक्षणिक विशेषता है। लेफ्टिनेंट जनरल है तो लेफ्टिनेंट जनरल लगा सकता है, लेकिन कुंवर, मानिक शाह, भैया, ये कुंवर शब्द कहाँ से आ गया, कोई मतलब नहीं, ये नहीं लगा पाओगे, ठीक है। 101 बाबा, ये ऐसे ऐसे, तो ये भी नहीं लगा पाओगे। तो उपाधियों का अंत करता है आर्टिकल 18। अनुच्छेद 20 के तहत दोहरे दंड, डबल जो दंड दिए जाते हैं उससे संरक्षण प्रदान करने का क्या अर्थ है? तो ये अर्थ है कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध के लिए 1 बार सजा मिल गई है तो यही सजा चलेगी, इसके ऊपर दोबारा से मतलब कि सजा नहीं दी जाएगी एक अपराध के लिए। तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। 83, अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? तो 24 घंटे के भीतर, ठीक है, 24 घंटे के भीतर पेश करना होगा, लेकिन यात्रा के समय को छोड़ करके। यानी अगर जो अभियुक्त है उसको पकड़ा गया है मान लीजिए केरल से, तो केरल से MP में लाने में समय तो लगेगा ना, 2 से 3 दिन का समय लगेगा, तो 2 से 3 दिन का समय काट करके उसके अलावा जो 24 आवर्स होंगे वो काउंट किए जाएंगे, ठीक है। अगला, बेगार और बलात् श्रम का निषेध कौन से आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। 85, बाल श्रम का निषेध किस आर्टिकल में है? कौन से आर्टिकल में बाल श्रम का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 24 में कहा गया भाई 14 वर्ष से कम की कोई भी बालक होगा वो कारखानों या जोखिम भरे जो कार्य होंगे वो नहीं कर सकता है। 86, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो अल्पसंख्यक का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 29 में दिया गया है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण है। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। 87, शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है कि अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं? ये अनुच्छेद 30 में कहा गया है, ये भी पूछा जाता है। तो धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार प्राप्त है।
संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं आर्टिकल 368। हालांकि अनुच्छेद 368 शक्ति देता है, लेकिन अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति भी देता है। 89 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं हो सकता? जितने स्टार लगाओ उतने लगा लो इस पे, ये तो मतलब हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो नहीं निलंबित हो सकते हैं, भले ही राष्ट्रीय आपातकाल ही क्यों ना लगा हो? सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी भी निलंबित नहीं होंगे। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। 90 नंबर, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 75(3) में, 75(3) में। यह संसदीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। 91 देखिए, संसद के सदस्यों की योग्यता कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 84 में। तो यह भारत का नागरिक होने की आयु यानी कि 25 और 30 वर्ष और संबंधी शर्तों का उल्लेख करता है। भाई भारत के नागरिक होने मतलब यह भारत का नागरिक होने की, तुम भारत के नागरिक हो इसकी बात करता है। और जो एज है यानी कि तुम चुनाव लड़ोगे तो कितने कितने पे लड़ सकते हो, इसका भी वर्णन कौन करता है? यह अनुच्छेद 84 करता है। आगे, संसद के सत्रावसान और विघटन की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो सत्रावसान और विघटन की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 85 में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष का पद कौन से अनुच्छेद के द्वारा सृजित किया गया है? कौन से अनुच्छेद ने बनाया है लोकसभा का अध्यक्ष का पद? तो ये बनाया है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 93 लोकसभा को अपने 2/3 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने का निर्देश देता है। अगला, गढ़पूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन कौन से अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो गढ़पूर्ति के अभाव में अनुच्छेद 103 कहता है कि अगर गढ़पूर्ति नहीं होती है तो सदन नहीं चलेगा, यानी कि 1/10। ये भी ध्यान रखना है, 1/10। अगर 100 लोग हैं तो सदन में कम से कम 10 लोग होंगे तभी सदन चलेगा, 10 से कम हुए तो सदन नहीं चलेगा। 95, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति कौन से आर्टिकल में की गई है? तो विधेयकों पर जो राष्ट्रपति अनुमति देगा वो आर्टिकल 111 के अनुसार देगा। राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे सकता है, रोक सकता है या फिर इस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, यह आर्टिकल 111 में कहा गया है। 96 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा अनुच्छेद 129 में कहा गया है। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई केस हुआ है और वैसा सेम टू सेम केस हाईकोर्ट में आ गया है तो हाईकोर्ट वाला व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की कॉपी यहाँ पर लगा सकता है और जल्दी से जल्द अपना जो है निर्णय पा सकता है। उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन सेम केस होना चाहिए, वैसी घटना हाईकोर्ट में भी हुई हो, वैसी घटना सुप्रीम कोर्ट वाले केस में हुई हो। इसका अर्थ है कि इसके फैसले भविष्य के लिए साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जा सकते हैं और अपनी अवमानना के लिए दंड की शक्ति है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही फैसलों का पुनरावलोकन कौन से आर्टिकल में किया गया है? भाई सर्वोच्च न्यायालय अपने ही फैसले, कोई मान लीजिए उसने दे रखे हैं तो उसका पुनरावलोकन कर सकता है, बदल भी सकता है। तो ये आर्टिकल 137। संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को अपने सुनाए गए फैसलों की समीक्षा करने की शक्ति है, यह आपको ध्यान रखना है। 98, राज्यपाल की समाधान की शक्ति कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो राज्यपाल कौन से आर्टिकल के अनुसार? अनुच्छेद 161 के अनुसार क्षमादान दे सकता है। देखिए, राज्यपाल राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान दे सकता है, लेकिन वह मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा नहीं कर सकता है, केवल स्थगित या फिर कम कर सकता है। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमा कर सकता है मृत्युदंड को भी। 99 देखिए, विधान परिषद की संरचना कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 171 में विधान परिषद के बारे में बात किया गया है कि सदस्य कैसे चुने जाएंगे। 1/3 स्थानीय निकायों से, 1/12 स्नातकों के द्वारा कैसे कैसे चुने जाएंगे, ये बात करता है आर्टिकल 171। 100 नंबर देखिए, संविधान का संक्षिप्त नाम कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 393 में संविधान के संक्षिप्त नाम की बात की गई है। तो 393 में कहता है इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। ये प्रश्न अभी MPSI मेंस में पूछा गया है कि भारत का संविधान, ऐसा संविधान का नाम होगा, कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल 393 में कहा गया है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपके 100 आर्टिकल्स पूरे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने MP पुलिस का ग्रुप बनाया था, जहाँ से 95% लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ था। ठीक है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, सर मेरा भी हो गया है, इस ग्रुप में थी, देखो MP पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया ना, तो इसमें ये शामिल थे। इसके अलावा ये देख सकते हैं रचना नामदेव जिनके सेकंड रैंक आई है, सर मेरी सेकंड रैंक लगी, उन्होंने अपना स्कोर शेयर किया है। ये शुभम उइके जी ऐसी कैटेगरी से, ये विजय ठाकुर जी हैं, इन सब लोगों का सिलेक्शन इसी व्हाट्सएप ग्रुप से हुआ है। इसी तरह से हमने जो है आपके
जेल पहरी और डिप्टी जेलर का ग्रुप बनाया है, जिसमें अभी कल हमने टेस्ट भी करवाई है ना, कल हमने टेस्ट करवाई है, अभी उसके आंसर भी डाल देंगे, आप लोग मैच कर लेना। जिन लोगों ने कल की क्विज अटैम्प्ट की थी, कल रात को टेस्ट हुई थी 8 बजे के समथिंग ग्रुप में, अभी उसका आंसर डाल देंगे, देख लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये देख सकते हैं आप नोट्स जो आपके अस्पताल सहायक के हैं। अस्पताल के सहायक के जो नोट्स हैं वो आप आराम से सिलेबस रख करके देख लेना, वहाँ पर जैसे जैसे सिलेबस में दिया गया है वैसा वैसा नोट्स बनाए। देखिए सामाजिक विज्ञान में एक टॉपिक है राजनीति में संघवाद, तो ये संघवाद के नोट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। और देखो मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक वैकेंसी में ये कौन सा टॉपिक है, जाति और धर्म, ये आपके सामाजिक विज्ञान में दिया गया है। लोकतंत्र, ये भी आपके सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में दिया गया है, आराम से सिलेबस मिला लेना। ये रहा सिलेबस, सिलेबस भी दिखा देते हैं, ये देखिए ये रहा सिलेबस, देखो सिलेबस यहाँ पर देखो, देखो इतिहास में ये इतिहास है, ये भूगोल है, ये राजनीति है, ये अर्थशास्त्र है। तो जो जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं ना उन सबके नोट्स हमने तैयार कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद विज्ञान की बात करते हो, धातु और अधातु, यहाँ पर कहाँ है विज्ञान, विज्ञान ये रहा, देखो धातु और अधातु, ठीक है, कार्बनिक यौगिक और प्रचलन, ये आनुवांशिकता, इन सब के नोट्स हमने बना रखे हैं, ये देख लो आप आराम से। अम्ल, क्षार और लवण, रासायनिक अभिक्रियाएं, जो पहला ही टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद मैथ की बात कर लेते हैं, देखो मैथ मिला करके देख लेना। मैथ में देखो कहाँ है गणित, ये रहा गणित, देखो गणित में क्या है, वास्तविक संख्याएं, दो चर वाले बहुपद, द्विघात समीकरण, तो समांतर माध्य, तो ये सब दिया गया है यहाँ पर देख लो, देखो यहाँ पर बहुपद एवं रैखिक समीकरण, वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, ये सब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किए गए हैं। अब आप ये सोचो, बहुत सारे लोग चालाक होते हैं कि भैया ये नोट्स हम लेकर के 128 में और 189 वाला काम कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट सिलेबस दिया गया है और जेल पहरी फॉरेस्ट गार्ड में अलग सिलेबस दिया गया है। बहुत से ऐसे चालाक लोग देखे हैं जो पेमेंट करके और सोचते हैं कि जो है जेल पहरी कवर हो जाए, तो इससे जेल पहरी नहीं कवर होगा। इसका सिलेबस अलग है, जेल पहरी फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस अलग है, उसका ब्रॉड बड़ा सिलेबस है, इसका छोटा सिलेबस है ना। तो ये आपको थोड़ा सा सोच लेना है। नंबर वही है 7052547003, इस पर व्हाट्सएप करके आप लोग जो है 128 रुपये पे करके नोट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर 20+ सब्सक्राइबर इस पर हो जाते हैं, 20 सब्सक्राइबर हमको इस वीडियो पर मिल जाते हैं, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में डाल देंगे। नहीं तो जिन लोगों ने नोट्स ले रखा है उनके पास तो अभी तुरंत पहुंच ही जाएगी इसकी PDF, है ना। तो जो लोग नोट्स ग्रुप में हैं उनके पास अभी PDF पहुंच जाएगी, कल तक की वीडियो की सारी PDF उनके पास में पहुंच चुकी नोट्स ग्रुप में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।